नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है प्रयागराज, यानी मेरे अपने शहर, जहां पर पब्लिक का मूड क्या है, उसके मुद्दे क्या है, वो हम सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीट का समीकरण क्या है। प्रयागराज सीट न सिर्फ सियासी मायनों में बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीटों में से एक है। इस बार प्रयागराज का मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि दो सियासी परिवारों की सियासी साख का सवाल भी बन चुका है। प्रयागराज बीजेपी और कांग्रेस ने अग्रणी प्रत्याशियों पर दांव खेला, तो वहीं बीएसपी ने रमेश सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर बाजी पलट जाएगी। आज चुनाव एक्सप्रेस में इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट बताएं। पूर्वांचल की लड़ाई, संगम से चढ़ाई। प्रयागराज में बीजेपी लगा पाएगी हैट्रिक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जिसने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और मैं आपके सामने हूँ लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनके। कांग्रेस का अगड़ों पर दाव, बीएसपी की स्पेशल बाजी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा असहज महसूस कर रही है कि क्योंकि जनता की ताकत ही है जो विपक्ष को इतना आगे ले जा रही है। संगम नगरी में किसके सिर सजेगा ताज? संगम नगरी प्रयागराज से चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले आपका परिचय प्रयागराज की जनता से, जो आज अपने सवाल लेकर पहुंची है इस उम्मीद के साथ कि उसके सवालों का जवाब मिलेगा। नेताजी जयकारे लगाइएगा, पहले सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं डिबेट को पब्लिक के लिए ओपन करूं उससे पहले मेहमानों का परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रतिभान त्रिपाठी सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। मुकुंद तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी के, सर बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में आने के लिए। डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे प्रदेश सह संयोजक है, प्रशिक्षण वर्ग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर चर्चा में आने के लिए। नेहा यादव जी हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, बहुत स्वागत है नेहा जी आपका भी। चौधरी सईद अहमद साहब हैं, वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी के, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका भी। शुरुआत में शैलेश कुमार पांडे जी आपसे कर रहा हूं, चूंकि बीते 10 बरस से लगातार आप इस सीट पर काबिज हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है पब्लिक को ये बताने की कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं। आज इस मंच से प्रयागराज की जनता को 5 बड़ी उपलब्धियां जो आप बताना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 वर्षों का अगर शासन आप देख लें तो उस शासन काल में पहले जहां 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले 5 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी, वहां 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। जहां पिछली सरकारों में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज की डेट में वहां 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। जहां पहले 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। चाहे चौमुखी विकास, चाहे वो आकाश ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभर चुके हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, और लगातार अगर हम गिनती गिनाने लग जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम मोदी जी की उपलब्धियों से भरा हुआ है। नहीं, पूरा कार्यक्रम मत खत्म करिए आप। देखिए, एक सेकंड, ये मेरा अपना शहर है और जितना प्रयागराज को मैं जानता हूँ ये सभ्यता के लिए जाना जाता है ना, तीर्थों का राजा है। शालीनता से सवाल करिएगा, मैं हर सवाल का जवाब लूंगा, मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है? मुकुंद जी, चूंकि आप भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं, उज्ज्वल रमण सिंह जी आपके टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके पास अगर दावे हैं तो आपके पास वादे होंगे कि अगर आप जीतेंगे तो आप 5 बड़ी बातें जो करना चाहते हैं। बड़ी उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अपना सिटिंग सांसद का टिकट क्यों काट दिया? और काटे क्यों ना मैंने आप बारे में नहीं बोला। मैंने एक सेकंड, अभी बहस नहीं, मैं आऊंगा आपके पास जी। कहीं न कहीं वर्तमान सांसद के खिलाफ नाराजगी थी, और हो क्यों ना 10 साल में जो जमुना पार्क के कल और कारखाने बंद थे उसको खुलाने का काम नहीं किया। इसी इलाहाबाद में रोजगार के सवाल पर जिस तरह से पेपर लीक हुआ उस पर दोषियों को दंड नहीं मिला, जिस तरह से इलाहाबाद में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उनको न्याय नहीं मिल रहा। आप जो करेंगे मुकुंद जी उसके बारे में। और जब हमें मौका मिलेगा
और इस बार मौका मिलने जा रहा है। तो आप देखिएगा इलाहाबाद में जो फैक्ट्री में ताले बंद हैं और जो पेपर लीक आउट में दोषी हैं और जो दोषी के जहां तार पहुंच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको कई सजा। ओके नेहा जी, 84 के बाद से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई नहीं थी इस सीट पर। क्या वजह रही कि आपने सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी और उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया जिसने कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन? देखिए, हमारा वो प्रत्याशी है जो इनके छक्के छुड़ा देगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और इंडिया का यहाँ पे गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत काम की बात की थी। काम पे मैं इन्हें बता देती हूँ, 45 साल में, और ये तो कहते हैं 60 साल 65 साल, कभी कभी 70 साल की भी बात करते हैं। 70 साल में भी मैं कह दूं तो अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इनकी सरकार में है। दूसरी बात, 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इनकी सरकार में है। 70 साल में पहली बार इतने पेपर लीक हुए। ये तो युवाओं का शहर है। ये नौजवान जो सर पे गठरी रख के आता है, गरीब का, किसान का बच्चा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। अब तक का सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में चले गए। 70 साल में इतने भ्रष्टाचारी पैदा नहीं हुए जो हुए। काला धन लाने की बात इन्होंने कही थी, काला धन क्यों नहीं ला पाए? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। ये प्रयागराज युवाओं का शहर है, 2 करोड़ नौकरियों का ये वादा नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। एक किसान भाई यहाँ बैठा हो बता दे कि इसकी आय दोगुनी हुई है? हाँ, एक की हुई है। अडानी की आय दोगुनी हुई है। उसने बहुत सारा गन्ना बेचता है, वो उसने लाखों करोड़ रुपए अपनी संपत्ति। ओके, ये कांग्रेस एसपी बीजेपी की लड़ाई में बीएसपी कहाँ है आप फाइट में? जिस पार्लियामेंट में आप खड़े हैं, जिस शहर में आप खड़े हैं, यहाँ आपने 8 MLA बनाया, 1 सांसद बनाया, एक सांसद बनाया, 8 MLA बनाया। सुनिए, जो जवाब दे रहे हैं आप लोग वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप क्या ही सवाल करेंगे यार? समझे, 8 MLA मैंने बनाया, 1 सांसद बनाया। इलाहाबाद में 4 बार मैंने शासन किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या किसी सेक्टर में। आप पहले मुझसे सीधे एक सवाल कर लो, एक सेक्टर ले लो, एजुकेशन का ले लो, नौकरियों का ले लो, किसी भी सेक्टर में आप आ जाओ तो हम बतावे बीएसपी ने क्या किया। नंबर 1। नंबर 2, बहुजन समाज पार्टी को शासन चलाना आता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आपके यहाँ भी दोहरा चरित्र है। आपका दोहरा चरित्र है। आपने फोटो किसकी लगाई है? क्या बहन जी इस लायक नहीं थी? देश में बहन जी की पोषण ये नहीं थी कि देश की शो खत्म हो जाएगा। सुनिए, बहन जी का चेहरा क्या प्राइम मिनिस्टर लायक नहीं था? शो खत्म हो जाएगा। मैंने 4 बार, सुन लीजिए, मैंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और 4 बार भी, एक बार भी दाग नहीं लगा हमारे ऊपर। आवाज हमारे साथ पार्शलिटी यही इसी बात को लेकर है। शो खत्म हो जाएगा। मैं आपको बहन जी की, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है, मैं आपको चेहरा दिखाऊंगा उनका। अब मैं डिबेट पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने सवाल पूछेगा और जवाब भी लीजिएगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए हल्ला करने का कोई मतलब नहीं। मैं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा, मेरा वादा है, मैं सबके पास आऊंगा जी। देखिए, कांग्रेस ने गुजरात में भी, अब वहां पर कर्नाटक में भी 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया, ओबीसी का काट के। कांग्रेस ने कई बार संविधान बदला, और ये आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सबको गुमराह करके लड़ रहे हैं कि हम ये संविधान बदल देंगे, ये इस तरीके की चीजें सबको प्रसारित कर रहे हैं। एक सांसद ने बयान दे के उनको मौका दिया ना, लल्लू सिंह जी का बयान है, उसके बाद उनको मौका मिल गया। नहीं, मौका उनको ये नहीं मिला है। अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो लोग क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम देश साबित कर दिया जाए, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, यहाँ हिंदुओं की बाहुल्य क्षेत्र है। एक बेटा, क्या सवाल? सर मेरा दोनों पार्टी से सवाल है। पहला सवाल मुझे, किससे सवाल है आपका? मेरा दोनों पार्टी से। दोनों पार्टी। मेरे लिए एक सेकंड। एक नन्ही बच्ची सवाल कर रही है, उसको सुन लीजिए। इतनी सहिष्णुता दिखाई। एक सेकंड। मेरा दोनों पार्टी से सवाल। पहला, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा, पहले सुनिए आप। मैंने काटा ना उनको, मैंने उनको काटा ना। सर पहले मेरा बीजेपी के लिए सर। जय श्री राम। मेरा, आप लोग एक नन्ही बच्ची को नहीं बोलने दे रहे यार। हाँ, ये सभ्यता है प्रयागराज की। पहले बीजेपी सरकार से है कि युवाओं के रोजगार की। मैडम एक सेकंड, आप बैठ जाइए, आप बैठ लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा डिबेट को, मैं डिबेट को हैंडल कर लूंगा, बैठ जाइए। मेरा पहले बीजेपी सरकार से कि युवाओं के रोजगार के लिए वो क्या कदम उठाएंगे, और दूसरा सवाल है सपा और कांग्रेस को, क्योंकि सपा के अखिलेश यादव मुखिया थे, वो हमेशा कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलते थे, तो ऐसा क्या नौबत आ गई कि दोनों में गठबंधन हो गई? एक सेकंड भाई साहब, नेताजी, उभरते हुए नेताजी, इस बच्ची से कुछ सीखिए यार। इसने प्रयागराज को लेकर सवाल पूछे हैं, कम से कम उससे सीखिए ताकि ये हो हल्ला की बजाय सवाल आए जी।
हमारा मानना है बीजेपी प्रवक्ता से, ये जो 5 लाख देने 15 लाख देने के वादा की तो वो कहाँ गया? आप इंतजार कर रही हैं? सुनिए, अब क्या आप तो इनकी विदाई के कर रहे हैं। एक दिन इनकी हल्दी लगेगी, दूसरे दिन इनकी मेहंदी लगेगी, तीसरा दिन इसकी बारात होगी, चौथी दिन विदाई होगी। और दूसरी चीज ये पहले बताइए, ये जो लड़के का पेपर लीक हो गया, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और न जाने कितने बच्चे अपने खेती मजदूरी से कर करके अपने बच्चों के इलावा। मैं सवाल पूछूंगा, सुनिए, आज वो बच्चों को लाठी मिल रहा है। पेपर लीक पर आपका सवाल मैं पूछूंगा, मैंने कह तो दिया जी। महंगाई, पेपर लीक, सिलेंडर, महंगाई, पेपर लीक, ओके, इस पे बात करेगा। ये मस्जिद और मंदिर पर बात ना करें। मैं हमारा धर्म मंदिर। मैडम आपका सवाल आ गया ना? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है कि इनके 8 बार विधायक, 8 बार का मतलब 40 साल विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद, कितना विकास किया कांग्रेस ने? प्रयागराज का कौन सा नक्शा बदला है ये बताकर रख दे। सड़कें क्या है? शिक्षा में कोई एक नया इंस्टीट्यूशन, कोई एक नई फैक्ट्री जो बात कर रहे हैं हमारे 40 साल की उपलब्धियां पूछो। हाँ, एक सेकंड, शांति से बैठेंगे, मैं सबके पास आऊंगा जी। एक सेकंड भाई साहब का सुन लूं, पहले आपका सुन। अच्छा ठीक है। मेरा सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम आशीष कुमार है। ये बात मेरा सत्ता पक्ष से है। जैसे आप जान रहे हैं, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं इसी स्थल पे 15 दिन आंदोलन किया हूँ आरओ का। मुझे लाठी भी पड़ी हुई है। अभी तक आरओ के जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो अपने वेबसाइट से ये भी नहीं किए कि पेपर निरस्त हुआ है। सत्ता पक्ष के जो ये कौन है पहले मुझे बताए, प्रवक्ता हैं कि प्रदेश अध्यक्ष? आप सवाल करिए, मैं जवाब दे दूं। मेरा ये सवाल है कि मेरी बहन 10 तारीख को मेडिकल चौराहा से गायब हुई है। ओके। अभी तक सत्ता पक्ष कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। ठीक है। ये बात बोलते हैं कि महिलाओं का इसमें सुरक्षा है। आप लोग भी बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पास सारी सब कुछ। मैं तस्वीर कैमरे पे दिखा दे रहा हूँ। लड़की का नाम अंजलि यादव है। आप बता रहे हैं कि 10 मई से गायब है। 10 मई से सत्ता पक्ष इस पे कोई हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस इसको देखेगी और इस लड़की की तलाश करेगी और साथ ही साथ मैं आपसे सवाल भी करूंगा। ठीक है, पकड़िए। अब मेरा सवाल ये भाजपा के महोदय जो आए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो प्रज्वल रवन्ना ने 2606 वीडियो जो जारी हुआ है, जो अपने माँ के नाम पे, जो माँ के उम्र की महिला थी, वो चिल्लाती रही कि मैंने तुम्हारे बाप की सेवा की है, माँ की सेवा की है, उसके साथ चीथड़ों की तरह काम किया गया। उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि प्रज्वल रवन्ना को दिया गया वोट मोदी को मजबूत करेगा, और छोड़ के विदेश भाग गया। ये भगाने वाले, बलात्कारिक संरक्षण करने वाले बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड, आप यही कहें जी, मैं यही कहूँ। प्रज्वल, एक सेकंड भाई, मैं यही कहूँ। प्रज्वल पर सवाल आ गया। प्रयागराज को लेकर भी कोई सवाल? प्रयागराज को लेकर ये सवाल है कि जमुना पार में जितनी कंपनियां थी, ITI, BPCL, TCL, HCL, एलस्कम, सारी कंपनियों को इन्होंने बंद कराने का काम किया है। पूछिए क्या आपके साथी? भैया देखिए, आज इलाहाबाद के अंदर और पूरे देश के अंदर जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की आय को देखने का, इन सब बातों को छोड़ करके इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लोग, आज ये अफसोस होना चाहिए देश की जनता को कि रोजगार का नाम ले लेकर के मुसलमान चिल्ला रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया, इस महिला ने कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहना चाहता हूँ, यही रहिएगा यार, आप प्रयागराज के पाकिस्तान। आप सवाल का जवाब। भैया, सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश का दलित भी यही रहेगा, पिछड़ा भी यही रहेगा। आप यही रहेंगे प्रयागराज, आप यही रहेंगे यार। आप कहीं, अब मैं जवाब ले लूँ। एक सेकंड। उधर से सवाल है, एक तो ये कि एक सेकंड, आप जवाब सुन लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल है। ARO का पेपर लीक हो गया, उस पर सवाल है। प्रज्वल रवन्ना पर सवाल है, और साथ ही साथ भाई का ये सवाल है कि जो कोई आपकी सरकार का विरोध करे, सवाल पूछ ले, उसको पाकिस्तान भेजने की बात क्यों कही? आप जवाब सुनिए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, धरती पर चांद और सितारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज सुधारों की बात करते हैं। जहां तक ये हमारी अभी बहन बोल रही थी कि किसानों को किसान सम्मान निधि योजना लाकर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक सम्मान देने की बात की है। जिस परिवार से ये आती हैं, नेहा यादव जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आपके अपने प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने कितने यादव के लोगों को टिकट दिया? मैं बता रहा हूं, 5 यादव को। 62 में 5 यादव लोगों को टिकट मिला। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव,
अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव। अब मैं आता हूं जो मेरे भाई ने बात की। एक बार कैमरामैन जरा उधर घुमा दीजिए। ये जिन महोदय ने प्रश्न पूछा है उनका जरा वेशभूषा देख लीजिए। अब मैं आता हूं, ये जो प्रश्न पूछे हैं इनका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं, इनका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। ये ना तो कभी कंपटीशन दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि पेपर लीक जब हुआ, हमारी सरकार ने इतना कठोर कानून बनाया, पेपर लीक करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला। संसद से ये पारित हुआ कि जो इस तरीके के कार्य करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अब हमारी माता नहीं, मैं एक करके जवाब दे रहा हूं। ये जो हमारी बहन लापता है, इसका मुझे कष्ट है। ये जो भी घटना हुई है उसके लिए मैं अपनी शोक संवेदना पीड़ित करता हूं। और यहाँ पर जो तलाश करवाई, ठीक है नेहा जी, वो कह रहे हैं कि आप ओबीसी की, SC ST की बात कर रहे हैं, आप PDA की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यादवों को टिकट देने की बात आती है तो सैफई परिवार से बाहर कोई यादव नजर नहीं। सबसे पहले तो मैं बहुत साफ कर देती हूँ, इन्हें असल में दिक्कत समाजवादी पार्टी से नहीं है, इन्हें PDA से दिक्कत है। इन्हें दिक्कत ये है कि हम कैसे मौर्य समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इन्हें दिक्कत ये है कि हम कैसे पटेल समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इन्हें दिक्कत ये है कि हम छोटी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ करके एक PDA जो बड़ा परिवार आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया है, उससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने किसको टिकट दिया है? हमने टिकट दिया, हम मानते हैं। हमारी पार्टी ने जो भी टिकट दिए वो हमारी पार्टी का मसला है। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व में जो निर्णय लिया, हम सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन इन्होंने किसे टिकट दिया है? इन्होंने अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया, जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया, जो रेप का आरोपी है, मेडल लाने वाले बेटियों का अपमान करने का काम किया। इन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया, जिसके 3000 से ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है। इन्होंने बलात्कारियों को, रेपिस्टों को टिकट दिया, हत्यारों को टिकट दिया, गुंडों को टिकट दिया, माफियाओं को टिकट दिया। और हमने एक सेकंड में आऊंगा। जुल्मी कब तक पीछे चलिए अपने, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नफरत की बात हो रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मन से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं होना चाहिए। एक सवाल इनसे है भाजपा के लोगों से। एक सेकेंड, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा अगर आप लोग अपनी जगह से आ जाएंगे। पीछे चलिए, मैं सबके पास आऊंगा भाई, मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके पास आऊंगा। आप लोग अपनी जगह पे चलिए, आप पीछे चलिए भाई साहब, मैं आऊंगा आपके पास, पीछे चलिए। अरे मैं सवाल लूंगा, आप पहले अपनी जगह पे चलिए। नौकरी की बात ये करेंगे, इनसे पूछिएगा, नौकरी की बात करेंगे। नौकरी पर आपका सवाल है? हाँ, नौकरी का, बेरोजगारी कैसे? मेरा सवाल ये है कि भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, इनसे पूछे छात्र संघ क्यों बैन कर दिया गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक इसका गरिमा रहा है, छात्र संघ से यहाँ से निकले हैं। आप इलाहाबाद की बात करते हैं। अब भाई कोई पूछे, आप इलाहाबाद शहर की बात करें, इलाहाबाद शहर में सवाल पूछिए। इलाहाबाद शहर जो अपनी राजनीतिक चेतना के कारण, जो अपनी शैक्षिक परंपरा के कारण, जो अपनी बौद्धिक परंपरा के कारण जाना जाता रहा है, उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने 400% फीस वृद्धि कर दी ताकि कोई आम गरीब किसान का लड़का। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई और 23 सरकारी कंपनियों को बेच डाला। और अभी ये बीजेपी प्रवक्ता उस लड़की को बोल रहे शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, मतलब वो मर गई, इनके पास कोई जानकारी, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कागज दे दिया। देखिए, सबसे पहले तो आप बैठ जाइए, आप लोग शांति बनाए रखिए। आप लोग देखिए, हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि रिटायर्ड जज साहब, 2 जज साहब ने उनको न्योता दिया है, राहुल जी को न्योता दिया है कि दोनों व्यक्ति आपस में बैठ करके डिबेट करें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर्सनल इंटरव्यू देना बंद करें और डिबेट वाला प्रस्ताव स्वीकार करें। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने देश के सत्ता में आए तो उन्होंने वादा किया था कि मैं वादा करते हूँ कि सत्ता में आएंगे तो हर काम करेंगे। उन्होंने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। निजीकरण को लेकर आपका सवाल? सर, ये संगम नगरी है और भगवान राम यहाँ के कण कण में निवास करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 साल का इतिहास रहा राम मंदिर का,
मोदी जी ने हमारे कण कण में बसने वाले भगवान राम को जगा दिया है। हमारा शरीर मोदी जी का ऋणी रहेगा, हमारा ही नहीं सारे सनातनी का। और मैं जवाब लेना, एक सेकंड। भाई का फीस वृद्धि को लेकर सवाल है कि आप लोग बीच में आ गए, मैं पीछे से सवाल करने कैसे जा पाऊंगा भाई? आप अपनी जगह पर रहिए, मैं आऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। फीस वृद्धि को लेकर सवाल है कि 400 गुना फीस बढ़ा दी गई। दूसरा, छात्र संघ चुनाव आपने क्यों बैन कर दिया? तीसरा, वो कह रहे हैं कि बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं मुद्दे से हटकर। देखिए, हमारी सरकार ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला तो वो मुसलमान परिवारों को भी मिला। और ट्रिपल तलाक जो आया वो क्या हिंदुओं के लिए आया? वो मुस्लिमों के लिए आया। अगर मदरसों का हमने आधुनिकीकरण किया तो क्या वो हिंदू वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं? और जहां तक फीस वृद्धि की बात है, फीस वृद्धि का जो भी स्ट्रक्चर है वो वहां के यूनिवर्सिटी के जो प्रॉक्टर है या जो उसके वाइस चांसलर हैं वो अपनी एक कमेटी बनाकर और सबके प्रस्ताव के साथ होता है, वहां के हिसाब से तय होता है। ठीक है। उधर से एक भाई का सवाल था कि रामलला ने 500 बरस तक इंतजार किया, हमने भी इंतजार किया, सत्ता में आप भी रहे, आप भी अयोध्या को लेकर आगे बढ़ सकते थे, आप क्यों नहीं बढ़े? और रामलला से दूरी। ताला किसने खुलवाया? ताला तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने। और जब अयोध्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब, प्रभारी अविनाश पांडे जी और सीएलपी लीडर श्रीमती राजना मोना जी सरयू नदी में जाकर स्नान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन किया। और राम सबके हैं, राम इनके नहीं है। राम जो है कि हम पुजारी हैं, ये व्यापारी हैं। राम को सियासत में ही अब राम जो है राहुल जी दर्शन के लिए राम जो है, राम तुलसी के हैं, वो कुर्सी के राम नहीं है। तो तुलसी के राम की हम पूजा करते हैं, कुर्सी के राम की ये पूजा करें। राम हमारे देव आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। एक सेकंड सर, मैं चर्चा में आपको ला रहा हूँ। उधर से दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ से 10 बरस की उपलब्धियां बताई जा रही है तो सामने ये भी कहा जा रहा है कि नाकामियां क्या हैं और हम आएंगे तो क्या करेंगे। ये प्रयागराज की जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो क्या मुद्दे और क्या मूड समझ पाए? देखिए, लोकतंत्र का भी एक धर्म होता है और प्रयागराज ने हमेशा धर्म का शंखनाद किया है। ये ऐसा शहर है, ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जहां हमेशा सत्य के साथ खड़े होने की लड़ाई रही है। इस शहर ने आजादी की लड़ाई में जो अहम भूमिका निभाई उसको पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। मैं समझता हूं कि ये चुनाव भी धर्म और अधर्म के बीच संभवतः इस स्थिति में खड़ा हुआ दिख रहा है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये पक्ष जनता जानती है और उसका फैसला समय पर करेगी। इसने ये बहुत बागी किस्म का शहर रहा है। इसने समाजवाद की भी रक्षा की है, लेकिन इसने जो एक सबमिशन वाला जो समाज होता है, इल्यूजन वाला समाज, उसकी भी रक्षा की है। तो ये चुनाव यहाँ समस्याएं गंभीर हैं। शहर में जो समस्या है वो समस्या है सबसे बड़ी कि यहाँ के नजूल लैंड और जो यहाँ की स्टेट लैंड है वहाँ बने मकानों की समस्या है। उसको समाधान करने के लिए निस्तारीकरण होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। देखिए एक सेकंड, एक बात तो मैं अच्छे से समझ गया कि आप लोग सवाल करने नहीं आए, जो रैलियों में जाकर नारेबाजी करते हैं वही करने आए। मैं चाहता हूं आप लोग सवाल करिए भाई, आ रहा हूं मैं। देखिए, मेरा नाम राहिल हसन है। जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि सच्चे और अच्छे मुसलमान के साथ कोई तकलीफ नहीं है, चाहे सलमान हो चाहे सलमान हो, 5 लाख की जरूरत हुई, 10 लाख की जरूरत हो, मोदी जी को पत्र लिख के, योगी जी को पत्र लिख के सारा पैसा पास हुआ, कहीं कोई भेदभाव नहीं। ये लोग क्या बताएंगे? इनको राय अखिलेश जी तो यादव जी में ही सब बांट देते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई। आज फीस वृद्धि के कारण कई छात्र छात्राएं जो गरीब परिवेश से आते हैं, जिनको पढ़ने की लालसा है, जिनके माँ बाप बड़े सपने देखते हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 400% फीस वृद्धि हुई, फीस बढ़ गई। वो सवाल किया मैंने, सरकारी काला भी है सर। महिला सुरक्षा पर है जो कि हमारे माता जी के साथ 9 मई को रात 10 बजे छिनौती हुई और प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ली। घूरपुर थाने महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल मैं बीजेपी के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं ये बात करना चाहूंगी कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक महिला है। तो विमेन जो एम्पावरमेंट है या विमेन्स एजुकेशन के लिटरेसी रेट आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूपी का उठा के देखिए, बिहार का उठा के देखिए, इसमें विमेन्स लिटरेसी रेट का क्या रेशियो है? हाँ, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आया हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। उधर से महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल है। नेहा जी यहाँ खड़ी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीएसपी में मायावती जी के अलावा वो कौन सा चेहरा है जो महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है? नहीं, महिला सशक्तिकरण, बहन जी अभी खुद ही सक्षम है, बहन जी तो संदेश दे रही है महिला सशक्तिकरण का। हमसे अच्छा आधी आबादी की संख्या तो आप जानते हैं, हमारे से ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर कौन बात करेगा?
बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कई सेक्टर में आप, मैंने अभी कहा भी कि हर चीज में बात करती है आपसे, रोजी रोजगार पे आ जाओ, नौकरी पे आ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाओ, किसी सेक्टर में आप आ जाइए, हमसे अगर कोई आगे निकल जाए बताओ। हमें 4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया और एक बार भी एक बार के भी एक दाग कोई लगा के बता दो, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना दिया। आज इलाहाबाद में ये जो दादागिरी हो रही है ना, मैं तो खुद मैसेज देने जा रहा हूँ कि खुदा करे बीएसपी की सरकार ना हो। जी बताइए। हाँ जी आप बताइए। ये समाजवादी पार्टी वाले जब ये सत्ता में नहीं है तब ये हाल है इनका, जब ये सत्ता में आएंगे तब पता नहीं क्या करेंगे। ये सत्ता के बाहर है तब ये हाल है इनका, गुंडाई कर रहे हैं। ओके जी आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं। सर मेरा बीजेपी, समझ लीजिएगा, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के। एक सेकंड, हाँ छोटी पहले उधर से सवाल ये नेहा जी, ये जिस तरह का माहौल में, एक सेकंड पीछे जाइए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? फिर से प्रयागराज की पहचान आप गुंडागर्दी वाली बना रहे हैं। हाँ ये तो अच्छी तस्वीर नहीं है नेहा जी। मतलब आप देखिए, यही एक दौर हमें देखने को मिलता था जब इसी सिविल लाइंस में राजू पाल की हत्या कर दी जाती है दौड़ाकर, और उसके बाद अतीक और अशरफ, उनका एक दौर चला उनकी गुंडागर्दी का, उनकी माफियागिरी का। आज उनकी समाप्ति के बाद भी अगर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही तो चिंता का विषय। अमित जी, मैं गुंडागर्दी पे बहुत साफ आपको बताना चाहती हूँ। इस प्रयागराज में सबसे पहले AK-47 चलाने वाले कौन थे? करवरिया बंधु थे, जिन्हें आज न्यायपालिका ने सजा सुनाई है। AK-47 का इस्तेमाल सबसे पहले प्रयागराज में उन्हीं ने किया, हत्याओं का दौर उन्हीं ने शुरू हुआ, और उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। गुंडे और माफियाओं का सर्वाधिक दौर भारतीय जनता पार्टी में रहा है। और इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे बहुत सारे मुकदमे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए। डिप्टी सीएम पे अतीक और अशरफ मुकदमा है, अतीक और अपने ऊपर वापस लिए। अतीक और अशरफ, मैं तो कह रही हूँ कि माफिया नहीं इन्होंने दूर किए, माफिया सारे इनके साथ चले। उन्हीं को तो आपने संरक्षण भी दे रखा था ना नेहा जी। एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी, मैडम आपका सवाल आ गया ना? एक मिनट एक रह गया, मैं फिर एक मिनट वादा है मेरा। वोट किसको भी जाएगा मैं बताता हूँ। घर मिले गरीब को, कि घर मिले गरीब को, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, और बटन ऐसा दबाऊंगा कि बिटिया की रक्षा हो। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बताइए, क्या कसर रह गई आपकी, बताइए। हमारा मानना है कि जो एवीएन का चंदा चोरी हुआ उसमें तो ये नहीं बोल रहे हैं टोटी चोट महंगाई। कुछ अपने सवाल भी पूछ लीजिए। ईवीएम पे पड़ी। हमारा यह सवाल है, ये महंगाई पर बात करें, मुद्दे पर बात करें, सिलेंडर का दाम पर बात करें। भारतीय जनता, एक सेकंड बारी से, बच्चों को बेरोजगार पर बात करें। आप सवाल पूछने आए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे नारेबाजी कर रहे हैं? पूछिए आप। मेरा सवाल ये है आपसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से वीसी साहब ने 400% फीस बढ़ा दी गई है, इससे नहीं हुआ सवाल नहीं हुआ। मैं 400% फीस 400% फीस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं क्या? बार सारे सवाल नहीं, मुझे रोजगार चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मणिपुर के, एक मिनट हाथ छोड़कर भाई, मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा घुमाया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत का चुनाव भारत के जनता के बीच में हो रहा है, नागरिक के रूप में हो रहा है, इंसानियत के बीच में हो रहा है, कि हिंदू मुसलमान के रूप में? जी आप बताइए, क्या सवाल है बेटा आपका? सर, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी में, जिनके साथ इतना गलत हुआ। राधिका खेड़ा वाला आपका सवाल। एक सर, भैया मेरा नाम कुमार सौरभ, मैं प्रतियोगी छात्र लोकसभा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करता हूँ। सर, मैं बीएड भी हूँ 2018। नेताजी आप घूम के हर तरफ सवाल पूछ रहे, बाकी लोगों को पूछने दीजिए यार। मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। 2018 से सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 18 से आज शिक्षक भर्ती पर आपका सवाल। सर, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को उस हालात पे ले आके खड़ा कर दिया है जहां लोग धर्म के रास्ते पे चलना नहीं चाहते, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ना जरूर चाहते हैं। इस देश की मैं ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। धर्म के नाम पर लड़ना चाहते हैं। उधर से सवाल है कि शिक्षक भर्ती वो अटकी पड़ी है, पुलिस भर्ती आई, पेपर लीक हो गया। युवा अपने आप को कैसे समझाएं कि उनको कब नौकरी मिले? नहीं, देखिए, पिछले 10 वर्षों में यदि हम केवल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें
तो लोक सेवा आयोग से लगभग 38,000। मेरा यार आप लोगों से अनुरोध है, ये मेरे शहर का नाम बदनाम मत करो, कृपया पीछे चले जाइए, मैं आऊंगा यार सबके पास। हाँ, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोक सेवा आयोग से लगभग 50,000 की ज्यादा संख्या में, चाहे वो पीसीएस के हों, अधीनस्थ के हों, वो सर्विसेज मिली हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 38,681, पुलिस भर्ती बोर्ड से जो सिपाही की भर्ती हुई, पुलिस की बोर्ड भर्ती हुई इसके पहले, वो सारी अगर भर्तियां मिला लें 3-4 लाख भर्तियां हमने सरकारी दी हैं। हाँ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, उसको लेकर हमारी सरकार ने कठोर से कठोर कार्रवाई की, लेकिन अगर आप तार देखेंगे तो ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो पेपर आउट कराने का तार भी जोड़िए और दोबारा से एग्जाम भी करवाइए। एक सेकंड जी, एक सेकंड, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लूंगा आपका लास्ट। सर 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं। एक सेकंड भाई साहब, 4 पंक्तियां सुना रहे, इसको सुन लीजिए जी। प्रधानमंत्री जी के लिए कि खादी में हम गांधी का असर देख रहे हैं, खादी में हम गांधी का असर देख रहे हैं, इस देश में एक शेर बब्बर देख रहे हैं, इस देश में एक शेर बब्बर देख रहे हैं। मोदी जी को, हाँ मोदी जी को समर्पित, इस देश में एक शेर बब्बर देख सभी उड़ जाएंगे अब की चुनाव में, क्योंकि मोदी के हम आधी का असर देख रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि अभी अमित शाह की रैली में पत्रकार को जिस हिसाब से मारा पीटा गया है, ये भाजपा वाले पत्रकारों को सवाल कर लूंगा, FIR दर्ज। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी रही है, सिविल लाइंस में तमंचा लहरा के लोग काम करते रहे हैं, और आज भी यही स्थिति है कि सपा में जब मुलायम सिंह ने कह दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है तो इस सपाई इतने मनमोहन, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। जाति जानना बड़ा कठिन है नदियों का और वीरों का, धनुष छोड़ा और गोत्र रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूद। सर मैं कहना चाहती हूँ कि जो पोस्टर बैनर सड़क पे लगे हुए हैं, ये इसके आचार संहिता के खिलाफ है। इनके पोस्टर बैनर अगर कोई दूसरा पार्टी लगा देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, ये हटवाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास और कोई नहीं है क्या? तो फ्री में हर न्यूज में आते हैं ये लोग टोपी लगा के, ये लोग पैसा लेके आते हैं टोपी। ओके, ये भाई का है, जुमला नहीं रोजगार चाहिए 10 साल का हिसाब से। ओके, एक सेकंड। अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई हो रही तो उनका कहना है कि दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही। इसी प्रयागराज में हालात ये थे, किसी सिविल लाइंस में राजू पाल को दौड़ाकर गोली मार दी गई थी। आज सरकार का दावा है कि हमने वो कानून व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की है कि हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। देखिए, अपराध पर कार्रवाई हो लेकिन पारदर्शिता के साथ हो। अपराध पर नियंत्रण लगाए, ये हमारी भी मांग है, जनता की भी मांग है, लेकिन अपराध को एक विशेष वर्ग को चिन्हित करके या किसी को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी जो जुड़े लोग उनको माफ करके अगर आप अपराध पर नियंत्रण करेंगे तो ये बेईमानी होगी। अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए लेकिन सबके साथ सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या मसला है इस चुनाव में? सरकार की उपलब्धियों में एक उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं, सरकार की उपलब्धियों में लॉ एंड ऑर्डर है। ये शहर गवाह है कि यहाँ क्या हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ समस्या सबसे बड़ी है छात्रों के प्रश्न पत्रों के लीक आउट होने की और छात्रों की बातें न सुनी जाने की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को इस सरकार ने जिस तरह से बेहतर किया है वो एक बड़ी मिसाल है और इस शहर तारीफ के काबिल। जी आप बताइए। हाँ सर, अब देखिए आपके सामने क्लियर है कि किस प्रकार से मोदी जी को लोग मान रहे हैं और आने वाले समय में 400 पार तो होना ही होना है। और वो ये ठीक माहौल नहीं है, ये जो हो रहा है ये मेरे शहर का माहौल नहीं है। ये सर इसके ये समाजवादी वाले और ये कांग्रेस वाले आज महिमा मंडन करते हैं। इन्हें बताना चाहता हूँ कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। एक सेकंड नेहा जी, इसी गुंडागर्दी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ये जो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, कहा जा रहा है कि यही अतीत में देखने को मिलता था और यही आज भी देखने को मिल रहा है। इस आधार पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे महसूस कराएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर है? सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब ये अभी से हमारे लोग तो समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर ये बदनाम कर रहे हैं।
अखिलेश यादव इस बात के लिए तो नहीं कहते ना। नेहा यादव भी तो शालीनता से अपनी बात रख रही है। आप अपनी बात सुनिए अमित जी, ये तो आपका शहर है, हमारा और आपका दोनों का ये शहर है। लेकिन मेरे शहर का ये रंग तो नहीं है। तैयार है, ये हमारे शहर का ही रंग है। थोड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। ये उत्साह नहीं, ये उत्साह नहीं है हुड़दंग। साहब बड़ी ही अदब के साथ आपसे कहूंगा और कैमरामैन से, ये नजारा देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो क्या स्थिति रहती थी। ये कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, ये सारे के सारे भाजपा की समाजवादी पार्टी के लाल गुंडे हैं जो यहाँ पर आके हर कार्यक्रमों में इनको इलाहाबाद का विकास नहीं चाहिए। एक सेकंड लोक सेवा, ये बात कर रहे हैं लोक सेवा आरओ की पेपर लीक करने की। ये लोक सेवा आयोग था, इसको यादव सेवा आयोग कहा जाता था। सीटें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। और मुसलमान जो है भाजपा सरकार में बहुत खुश है। आपने देखा होगा भीड़ तंत्र और लोकतंत्र, ये भीड़ लोकतंत्र बटन दबाएगा, समाजवादी को सफा करेगा। एक सेकंड माइक छोड़िए, बढ़िया से इधर घुमाओ। देखिए इस माहौल में चर्चा को आगे बढ़ा पाना मुश्किल है। हमारी कोशिश थी कि प्रयागराज की जनता के सवाल आ पाए, सामने से जवाब आ पाए, लेकिन ये तस्वीर शर्मनाक है। मेरा अपना शहर है, जिस शहर को मैं जानता हूँ, वहाँ पर इस तरीके की गुंडागर्दी, हो हल्ला, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और पूरे देश में ये मैसेज जाए, ये तस्वीर प्रयागराज की जाए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुखदायी है। आप लोग चिंतन करिएगा और जब बटन दबाई जाएगा तो इस बात का ख्याल भी अपने दिमाग में रखिएगा। प्रयागराज से डिबेट में इतना ही। अब आगे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।